23 बच्चों की डेथ हो गई थी। आप खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि ये सरकार जिम्मेवार है। फेक पनीर बहुत आ रहा है मार्केट में। फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करें, वो भी इंजेक्टेड है। टेस्टिंग लैब क्या कर रही है वो टेस्टिंग लैब? क्या वहाँ पर भी करप्शन है? थियरिटिकली पॉसिबिलिटी तो है मैडम। कि जो एक्सपायरी हो चुके होते हैं उसकी भी लेबलिंग चेंज करके फिर से मार्केट में आ गया वो, कि आपकी अथॉरिटी से आपको प्रेशर हो कि उसको ओके करना है। सर, सबसे ज़्यादा किस फूड प्रोडक्ट में मिलावट होती है? नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज का हमारे पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे फूड एडल्ट्रेशन को लेकर, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गणेश रामामूर्ति, जो चीफ क्वालिटी ऑफिसर हैं स्टार एग्री में। सर, वेलकम टू आवर शो। गुड इवनिंग। सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी लाइफ जर्नी से। आपकी लाइफ जर्नी क्या रही, और आपका एक लाइफ मंत्र है कि क्वालिटी इज़ नॉट अ डिपार्टमेंट, इट्स अ कल्चर। कैसे बना ये लाइफ मंत्र? नमस्कार एंड धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता किसी कंपनी की डिपार्टमेंट नहीं हो सकती। तो गुणवत्ता या क्वालिटी तो इट नीड्स टू बी एक्सपीरियंस्ड, इट नीड्स टू बी पार्ट ऑफ वन सेल्फ ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब इन अ पर्टिकुलर वे, एंड दैट इज क्वालिटी। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर। पढ़ाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और भारतीय विद्या भवन सैनिकपुरी केंद्र में मैं सूक्ष्म जीवी विज्ञान पढ़ाता था, स्नातकोत्तर डिग्री एंड ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। एंड इन द 11 long years I had interesting students, very capable students who are now sitting in some of the best places, either in research or in the government, in the international bodies, and also as journalists. That 11 years, what I went through was that seeding the sense of quality in every walk of life was very important, and that's how I started my career. सर, आपकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी थी, उसमें था कि आप स्टेट लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर भी रहे हैं। तो बास्केटबॉल प्लेयर, उसके बाद टीचिंग, और उसके बाद आप यहाँ पर, तो ये जर्नी थोड़ा और आप डिटेल में बताएं प्लीज़। तो हमारे स्कूल के बास्केटबॉल टीम में मैं एक मेंबर था। 10वीं क्लास में मैं कैप्टन भी था, और 11वीं और 12वीं में मैं स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। एंड जब स्टेट के सिलेक्शन हो रहे थे, मुझे लगा कि वहाँ पे देयर इज सम काइंड ऑफ बायास, कि सिलेक्शन जो स्पोर्ट्स की इस देश में होती है, कहीं ना कहीं कुछ बायास होती है। तो मुझे यही लगता था उस टाइम से और आज तक, हालांकि आज थोड़ी बहुत सुधरी है। तो आप अगर लेंगे कि हमारे पास पिछले 30 साल में कितने ओलंपिक्स के मेडल्स आए हैं, वो तो नाम मात्र हैं, राइट। एंड इसका एक ही वजह है कि आपने मेरिट को साइड कर दिया, क्वालिटी को साइड कर दिया। तो दिस was a starting point, this was a kind of a seed in my career, that whether it is appointing somebody or delivering a service to your customer, if you do not, आप अगर गुणवत्ता या क्वालिटी को देख रेख नहीं करेंगे तो यू विल पे द पेनल्टी फॉर इट। सर, आप क्वालिटी को लेकर बहुत फोकस हैं, और आज हम बात भी कर रहे हैं फूड एडल्ट्रेशन को लेकर। पैकेज फूड कितना सेफ है? पहले से पहले आपको ये बताना चाहिए कि पहले तो फूड है, अब उसको पैक हो रहा है। ये इसलिए पैक हो रहा है क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड है, राइट। मैं यही समझ रहा हूँ आपका प्रश्न ये पैकेज्ड फूड के इशारे में है, जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, रेडी टू ईट फूड्स हो गए, प्रोप्राइटरी फूड्स हो गए, जो भी फूड्स हो गए जो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। जब प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द बेस्ट फॉर अस एज कम्पेयर टू फ्रेश फूड। सबसे ऊपर बादाम में आता है, और द टॉप मोस्ट इन द हायरार्की ऑफ सेफ फूड वुड बी द फ्रेश फूड। अनकुक्ड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ देम आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन जब आप पैकेज्ड फूड की बात करते हैं, वहाँ पे दो तरीके हैं। एक, आज के दिन हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस उसके ऊपर प्रिंट होता है, लेकिन फ्रंट ऑफ पैनल को दुरुपयोग किया जाता है, करेक्ट। इसलिए कि वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का नाम में प्योर लगा देते हो, ऑर्गेनिक लगा देते हैं, ऑर्गेनिक लगा देते हो, या ऐसे वर्ड लगा देते हो जिससे आदमी ये सोच में आ जाए कि ये तो बहुत बढ़िया है। फ्रेश लगा देते हो, तब कि उसमें फ्रेशनेस कुछ ही नहीं है। द चॉइसेस ऑफ द कस्टमर गेट्स लिमिटेड, कि कस्टमर का
मन बन जाता है कि ये तो अच्छा है। लेकिन सर उस कस्टमर को अवेयर करने के लिए तो हम कुछ नहीं करते। हम पैकेज्ड फूड लगाते हैं, उसमें लेबल होता है, कस्टमर को ये तक नहीं पता होता कि उस लेबल को रीड कैसे करना है, मतलब कैसे वो पता करे कि ये क्या है ये फूड। वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो फूड सेफ्टी है, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खड़े होकर ये नहीं बोल सकते कि ये सरकार जिम्मेवार है या फूड बिजनेस ऑपरेटर जिम्मेवार है। पहले तो अगर आप उसके कंज्यूमर हो तो पहले आप अपनी जिम्मेवारी को देखिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द कंज्यूमर हिमसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मुझे ये जो पैकेट के ऊपर जो लिखा हुआ है पढ़ना नहीं आता है, या मैं आलसी हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच एंड एवरीबडी हैज़ टू हैव अ लुक एट इट। एक्सपायरी डेट तो देख ले। लेकिन ऐसा कई बार तो ऐसे काफ़ी न्यूज़ केसेस भी आए थे कि जो एक्सपायरी हो चुके होते हैं उसकी भी लेबलिंग चेंज करके फिर से मार्केट में आ गया वो, तो वो वहाँ उसके लिए फिर कौन जिम्मेदार है? ऑल दी ग्रॉसरी स्टोर्स, द सुपर मार्केट्स अलग से शेल्फ में लगाते हैं 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, जो जिसका शेल्फ लाइफ एकदम कम या नियर एक्सपायरी हो जाता है, उसको बोलते हैं नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स। अगर वो अगले महीने एक्सपायरी हो रहा है तो अगले महीने के बाद वो बेच ही नहीं सकता, तो इसलिए उसको ले आके 80% हुए। एंड इंडियंस आर द फर्स्ट गो एंड पिक इट अप सेइंग हाँ क्या हो जाएगा, अभी तो है ना, और 2 दिन और 4 दिन, एंड पीपल स्टार्ट बाइंग इट। सो देयरफॉर minimum is to have a look at expiry, if there is a FSSAI number or not, if it's manufactured by a registered licensed food business operator or not, इतना तो देखना जरूरी। उसके लिए तो FBO जिम्मेदार है, राइट? और उसको पकड़ने के लिए इन्फोर्समेंट है, फूड इंस्पेक्टर्स हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के QA डिवीज़न है, उनका इंस्पेक्शन होता है। तो वो तो जिम्मेदारी तो सरकार लेगी, राइट? एंड जो गलत काम कर रहा है, जो जिससे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कि आप एक्सपायरी हो गई है उसी माल पे आप और 6 महीने का स्टिकर बढ़ा के आप फिर से मार्केट में ला रहे हो, सो दिस इज एब्सोल्युटली फ्रॉडुलेंट। समटाइम्स यू हैव लेबल्स विच आर प्रीडेटेड लेबल्स, यानी कि अभी हम लोग बैठे हैं अप्रैल में, वो मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेगा जून, और वो पहले से प्रीडेट करके ये बताएगा कि भाई वो 6 महीने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ है, तो मतलब जून आया ही नहीं, आपने डेट डाल दिया। तो ऐसे केसेस भी मिलते हैं, एंड आई थिंक एज अ कॉन्सेंशियस कंज्यूमर ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको देखें, राइट? देयर इज़ नो पॉइंट इन सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज़ एट द रॉन्ग साइड, इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। FSSAI है, स्टेट फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटीज़ हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, और हम लोग कंज्यूमर हैं, और इन सब के बीच में यू हैव वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, वेयर हाउस, ट्रकिंग, पैकेजिंग, तो इन सब का इस पे देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन ऑल दीज एंड अक्रॉस द सप्लाई चेन, एंड इट इज़ ऑल सर आजकल फेक पनीर बहुत आ रहा है मार्केट में, इनफैक्ट बहुत टॉप रेस्टोरेंट जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है उसमें भी फेक पनीर काफ़ी कॉमन हो गया है, लोग बाहर की पनीर को अवॉइड भी कर रहे हैं। तो आखिर हम इंडियंस की हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट की बात करूँ, दूध, मतलब बहुत ज़्यादा दूध है जो बहुत प्योर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पनीर नहीं मिल पा रहा है, इनफैक्ट नॉर्मल पानी भी तक प्योर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ह्यूमन लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं है हमारे देश में? क्या हम कोक भी पी रहे हैं तो उसमें बहुत, मतलब अगर मैं बाहर से कंपेयर करूँ, हाँ, तो बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी ह्यूमन लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूध दही तो बहुत कॉमन बात है, इनफैक्ट आप फ्रेश वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, वो भी इंजेक्टेड हैं। तो आखिर हमें शुद्ध खाना कैसे मिलेगा, या हम कैसे खा पाएंगे? तो आपने 3-4 मुद्दे एक साथ स्टार्ट किए हैं। तो एक कि हमारे पास जो खाद्य पदार्थ है, समझो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की हर एक शहर में, मोस्ट ऑफन गांव में बनता है, शहर में बिकता है, एंड हम उसकी वैल्यू चेन को ट्रेस करते हैं। वैल्यू चेन यानी कि वो कहाँ से उत्पाद हो रहा है, वो कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, और कहाँ पैक हो रहा है, कहाँ रिटेल हो रहा है, कहाँ खरीद रहे हैं, और आपके टेबल पे कैसे आ रहा है। आज के दिन ट्रेसेबिलिटी इज़ ना ज़ीरो है। तो ऑर्गेनाइज जो डेयरी सेल करते हैं वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, राइट? आपको उसमें कुछ ख़राब मिल गया तो वहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर भी होता है,
आप तुरंत उस पर कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड, आपने पनीर की बात की, अब वो पनीर आपके टेबल पे कैसे आया? आपने एक रिटेलर से खरीदा, वो रिटेलर को कहाँ से आया, अब उसने कहाँ से लिया? तो आप पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि द अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट से मिल्क रिक्वायर्ड टू मेक सो मच क्वांटिटी ऑफ पनीर, उतना दूध उत्पादन ही नहीं है। करेक्ट। जब उतना दूध उत्पादन ही नहीं है, वो पनीर कैसे बना? तो पनीर बने, सिंथेटिक मिल्क बने, और इस सिंथेटिक मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बने, सर्टन अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स हैव स्टार्टेड डूइंग इट, कि उनको लगा कि भाई ये देखो, ये तो 2 रुपये में बन के 20 रुपये में बिक रहा है, 200 रुपये में बिक रहा है, एंड इट इज़ अगेन इन दी हैंड्स ऑफ द फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटीज़, इंक्लूडिंग दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपने वेजिटेबल्स की भी जिक्र की, तो वेजिटेबल्स में भी या तो कोई इंजेक्शन कर रहा है, या उस पे जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ की मात्रा है। हाल में असम के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि गुवाहाटी के अंदर जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहे हैं वो पेस्टिसाइड फ्री होने चाहिए, क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उसका टेस्ट जब किया गया तो भारी मात्रा में पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ पाया गया। तो इन सब के लिए वी नीड टू सी 2 things. 1, safe production through good agricultural practices. Number 2, traceability. Second is the value itself. आप आज केला की बात करें तो केला आप देखो कि ये 50,000 करोड़ का फ्रूट है, हार्डली 1,500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, बाकी सब डोमेस्टिकली कंज्यूम होता है। आंध्रा, देन तमिलनाडु एंड देन महाराष्ट्र, इन दिस ऑर्डर केला बनता है। तो यहाँ जो केले आते हैं दिल्ली नोएडा साइड में, मोस्टली ये जलगांव से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, राइट। सो हमको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये जो केले आ रहे हैं कहाँ कैसे आ रहे हैं। ये पता कौन लगाएगा सर? क्योंकि कंज्यूमर की मैं बात करूं, सब अपने ऑफिस में बिज़ी हैं, कोई अपने स्कूल्स में बिज़ी है। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता करना या ये ट्रेस करना इतना इजी नहीं है, मतलब वो उसकी सोच में भी शायद नहीं है, क्योंकि वो सोच में डाला भी नहीं जा रहा कि आप इस तरीके से पढ़ें, या ऐसा कुछ अवेयरनेस कैंपेन भी नहीं है। जब भी कोई ऐड बनता है, सपोज बॉर्नविटा का केस बहुत हाईलाइट हुआ था, कितना ज़्यादा उस पर मार्केटिंग की गई, इतना ज़्यादा उसे हेल्दी ड्रिंक बताया गया, लेकिन बाद में जब उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें निकली जो बच्चों के लिए नुकसानदायक थी। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप उठाए कि लोग इसके लिए अवेयर हों और बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें वो पढ़ने की आदत पड़ जाए कि इस फूड को जो मैं ले रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे टमाटर, आप केचप की बात कर रहे हैं, उसमें टमाटो कितना % है? बहुत ही कम है। बात हम टमाटो केचप की करते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर वो बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा है और शायद उसे बताया भी नहीं जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ऐसी कोई संस्था है जहाँ पर ये चीज़ें बताई जा सके, या लोग इसके लिए भी गवर्नमेंट खर्च करे कि भी पता हो कि आप जो खा रहे हो क्या खा रहे हो और आपको क्या देख कर खाना है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें 2 पहलू है मैडम। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ कि जो ट्रेसेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी जैसे मैंने बनाना का छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि इससे आप जब ठेले वाले से ख़रीद रहे हो, आप उसी ठेले वाले से ख़रीदोगे कि वो बोलेगा मैं आज़ादपुर से ख़रीदा हूँ, ठीक है। अगर वो आज़ादपुर से ख़रीद के लाया है, वहाँ पे कहाँ से आया है वो पूछ के बोलेगा, तभी आप यहाँ पे ख़रीदोगे। तो इट इज़ वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट, नॉट वेरी, इट इफ़ द कंज्यूमर इंसिस्ट। आप बता कहाँ से लाया भाई, ये मैं तब लूँगा। अच्छा, ये लीची आए मेरे मुजफ्फरनगर से, बिहार से आए, ये लीची यहाँ से आए, मैं आज़ादपुर मंडी से ले आया हूँ, ये आए हैं मुजफ्फरनगर से, ठीक है। आपको ब्रॉडली समझ में तो आ गया कहाँ से आ रहा है ये, राइट। सो इट इज़ ओनली इंसिस्टिंग on the consumer. The consumer behavior has to change in terms of demanding the traceability. But in any case, you are right, traceability is the responsibility of the governments to create. In fact, the food safety standards regulations अपने आप में traceable बोलता है कि आप अगर बेच रहे हो, अब आप दूसरा खरीद रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि भाई उसने किधर से खरीदा
और कहाँ से खरीदें. And in fact, there are certain banana growers, same example I am taking, where they have given a QR code on each banana. आप उसको ट्रेस करो तो आपको सीधा ले जाएगा जनगांव में, जलगांव महाराष्ट्र में, और उस खेत में ले जाएगा जहाँ से वो लेके आए. सो आज के दिन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है. सेकेंड इज फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, सभी लोगों को फूड सेफ्टी कनेक्ट का ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखना चाहिए. ये FSSAI का ऐप है. मुझे लगता है बहुत लोगों को पता भी नहीं है इस ऐप के बारे में. तो उसमें क्या होगा कि आपने कहीं पे भी कुछ भी देखा कि ये अडल्ट्रेशन है, ये गन्ने का रस पी रहे हैं, बहुत अनहाइजीनिक है, या कहीं पे भी रेस्टोरेंट में देखा कि ये गलत काम हो रहा है, पानी जो सर्व किया गया है वो ठीक नहीं है, आप तुरंत उसका फ़ोटो ले सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं और आपका ग्रीवियंस डाल सकते हैं. वो डायरेक्टली वो वहाँ के कंसर्न फूड इंस्पेक्टर के पास जाएगा और दे विल रिस्पॉन्ड टू इट एंड टेक अप द ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट एंड एक्ट अपॉन इट. हमारा कर्तव्य है कि हम कहीं पे भी देखें पानी पूरी का हालत ख़राब है, पानी गंदा पानी डाल रहा है, तो आपको बोलना चाहिए. ठीक है सर, कंज्यूमर को बोलना चाहिए, लेकिन कानून क्या कहता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छापेमारी होती है, स्पेशली आप दिवाली टाइम में देखिए, जो लोकल वेंडर्स होते हैं मिठाई वाले, कितनी यहाँ छापेमारी होती है, कितने पाए भी जाते हैं दोषी. बट क्या उनके अगेंस्ट स्टेप होता है? क्या कोई सख्त कानून है कि जो फूड अल्ट्रेशन कर रहे हैं वो इससे डरें कि नहीं, अगर कंप्लेन होती है और एक्शन हुआ तो उनका करियर भी ख़राब हो सकता है? तो कानून क्या कहता है इस मामले में? कितना स्ट्रिक्ट कानून है हमारा? कानून बहुत स्ट्रांग है मैडम. कानून के दायरे में आप देखेंगे, जब 2005 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट लागू हुआ था, तो उससे पहले बहुत सारे विभिन्न कानून थे. प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑर्डर, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर, अग मार्क, ऐसे बहुत सारे कानून थे. तो इन सारे कानून को एक जगह लेके आके वी हैव दिस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2005 का. उसके बाद 2011 में इसके रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, और उसमें फाइन्स, पेनल्टीज़ क्या क्या होंगे, जेल शिक्षा होगा जो दोज आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ. तो कानून अपने जगह बढ़िया है. और आप FSSAI की वेबसाइट में देखेंगे the amount of fine that are being collected by various food business operators, both state governments and the central food inspectors. करोड़ों में फाइन्स भी कलेक्ट किया जाता है. तो फाइन्स कलेक्ट करके छोड़ दिया जाता है या उनके और भी कुछ अगेंस्ट है? तो लाइसेंस कैंसिल होता है, लाइसेंस कैंसिल होता है. तो सर कहाँ लूप होल्स है इस फूड सप्लाई चेन में कि ये जो धंधा है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है? कहीं तो कुछ लूप होल्स होंगे इसके. लूप होल्स इन द सेंस, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो स्पाइसेस का इशू आया था, राइट, जब हमने एक्सपोर्ट किया 2-3 बड़े ब्रांडों ने, तो वहाँ पे पाया गया कि सर्टेन एनालाइट्स ETO वगैरह में ज़्यादा मात्रा में पाया गया है और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. तो हम लोग जो बनाते हैं, राइट, वन इज़ फॉर आवर ओन कंजम्पशन, द अदर इज़ फॉर एक्सपोर्ट्स. नाउ आप देखेंगे कि भारत में ऑन एन एवरेज 20 से 25 जिला है जो कोई भी पदार्थ बनाते, बाकी के 700 जिले खपत होती है. एंड द एंटायर फोकस इज ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम फर्टिगेशन करते हैं टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स, टू प्रिवेंट अदर डिजीज कॉजिंग जर्म्स. हम उस पर ज़्यादा पेस्ट को रोकने के लिए पेस्टिसाइड डालते हैं. अब पेस्टिसाइड डाल दिया, फर्टिगेशन डाल दिया, तो ये सारा डालने के बाद जो हमारा एंड क्रॉप होता है तो उसमें भी रेसिड्यूज बन जाते हैं. और ये पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, राइट, वो ट्रैवल होके हमारे पास आते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैव वेरियस बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन आवर बॉडी. तो आप फूड देखेंगे, एक तो हो गया प्लांट लाइफ से, जो एनिमल लाइफ से आता है, राइट, फिश हो गया और श्रिम्प्स हो गए, या आपके पोल्ट्री हो गया, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हो गया. उसमें क्या होता है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स चढ़ाते हैं, हार्मोन्स चढ़ाते हैं, राइट. तो वो जो एंटीबायोटिक की रेसिड्यूज जो आती है वो
हमारे सिस्टम में आ जाती है, तो हम बिना किसी होस्ट के हम रेसिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। सर रिफाइंड ऑयल कितना हार्मफुल है? रिफाइंड ऑयल में जो एडिबल ऑयल जब लेते हैं तो इन द नेटिव phase we have this कच्ची घनी, right, which is also called as a cold press. So that is the nutritious form of an edible oil. It is not practical that the entire 150 billion people consumers of kacchi ghani. Now since it is not possible, the only possible way is for solvent extraction. I think today there are very good modifications, and between you and me we may try and get kacchi ghani, but most often all of us when we go out or when we eat, we are eating the solvent extracted edible oils only. It is unfair to say that इससे कुछ डेंजरसली खराब हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग काफ़ी बात कर रहे हैं ना रिफाइंड ऑयल को लेकर कि बहुत हार्मफुल है, या तो आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए या फिर आप घी यूज़ कीजिए, बट रिफाइंड को लेकर आजकल कुछ बहुत ज़्यादा ही लोग अगेंस्ट बोलने लगे हैं। द पॉइंट इज रिफाइंड इज़ ए जेनेरिक टर्मिनोलॉजी, सो द सोर्स कैन बी एनीथिंग। आपको ग्राउंडनट को रिफाइन कर सकते हैं, सोयाबीन को रिफाइंड कर सकते हैं, आप कोई भी बेस ऑयल को आप रिफाइन कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल कच्ची घनी, मस्टर्ड ऑयल रिफाइंड। तो अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दैट इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग एनी डेंजरस हेल्थ इम्प्लीकेशंस। सर एक केस आपके सामने आया था बिहार का, मिड डे मील का, बिहार सारण में। क्या था वो केस सर? 23 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे सप्लाई होता है तेल, आटा, चावल, राइस, वेजिटेबल्स, और एक पॉरेज बनाया जाता है। पेस्टिसाइड्स के पैकेट्स या कोई वीडीसाइड्स के पैकेट्स जो हाफ यूज्ड थे वो भी साथ में रखे हुए थे। आई थिंक बाय एक्सीडेंट उसको किसी ने समझा कि उसमें क्या मिर्ची का पाउडर है या उसमें पता नहीं, दे थॉट इट इज़ समथिंग, एंड वो भी इस खाने में मिल गया। जब वो खाने में मिल गया, द रिजल्टेंट वाज, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर इन सच क्वांटिटीज आर गोइंग टू टेक योर लाइफ। सर हम लगातार फूड एल्ट्रेशन को लेकर बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम मुद्दा है टेस्टिंग लैब। क्या कर रही हैं वो टेस्टिंग लैब, कैसे काम कर रही हैं और क्या टेस्ट कर रही हैं वो, और कैसे उनके रिजल्ट्स आते हैं? आपने सही प्रश्न पूछा। जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता है वो लैब टेस्ट करते हैं। बहुत सारे लैब्स हैं। क्वालिटी ऑफ द लैब्स देखा जाता है तो उसकी क्या अक्रेडिटेशन है, वो NABL अक्रेडिटेड है, FSSAI गेजेट नोटिफाइड है। इसके अलावा ये जो लैब्स हैं उनकी स्कोप यानी कि क्षमता क्या है, वो क्या टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास फूड कैटेगरीज में काफ़ी कैटेगरीज हैं, जैसे डेयरी हो गया, फ्रूट वेजिटेबल हो गया, एडिबल ऑयल हो गया, पल्सेस, सीरियल्स और मीट प्रोडक्ट्स, ऐसे करते प्रोप्राइटरी फूड्स, रेडी टू ईट फूड, इंडियन स्वीट्स, ऐसे करके बहुत सारे फूड कैटेगरीज। तो ये सब फूड कैटेगरीज में ये जो लैब है इसकी क्या क्षमता रखती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस में जितने भी पैरामीटर्स दिए गए हैं ये सारे कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और इंटर लैब कंपैरिजन करते हैं। इन सब से हमको पता चलता है कि ये लैब कैसा लैब है और इस पे हम सैंपल दे सकते हैं। सर लैब के जो सैंपल्स होते हैं वो कितने, उस पर लोग कितना ट्रस्ट करें? क्योंकि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स काफ़ी रिजेक्ट हुए, इनकी भी तो टेस्टिंग हुई होगी, तो कितने ट्रस्ट वर्दी होते हैं इन फूड लैब्स के रिजल्ट? क्या वहाँ पर भी करप्शन है? तो यहाँ पे मैडम ये जो टेस्टिंग लैब्स हैं ये सारे कंप्लाई करते हैं एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, जिसको कहते हैं ISO 17025 2017। तो इसके तहत वो काम करते हैं। लेकिन जैसे हमारे पूरे देश में किसी एक चीज़ की कमी है तो वो है ट्रस्ट की। और आप लैब की बात करेंगे, हाँ जी, लैब में भी ट्रस्ट की डिफिसिट है। थोड़े ब्लैक शीप्स हैं, थोड़े लैब्स हैं जो सैंपल देते हैं उनके अनुकूल रिजल्ट देते हैं। ऐसे थोड़े लैब्स बिल्कुल होंगे या बिल्कुल हैं, राइट, जिनके वजह से भी प्रोडक्ट्स जो फेल होने चाहिए, जो मार्केट में आने नहीं चाहिए, वो आ जाते हैं। सर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा खासा ऐड बजट रखती हैं, लेकिन उनकी भी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड एडल्ट्रेशन को लेकर? गवर्नमेंट क्या उन पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है कि वो भी फूड एडल्ट्रेशन को लेकर लोगों को अवेयर करे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं
और उनका भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि वो फूड एडल्ट्रेशन को लेकर लोगों को अवेयर करे। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस दिशा में भी कोई स्टेप लेना चाहिए? हाँ, समय समय पर गवर्नमेंट इस दिशा में कदम ले रही है। कैंपेन हुआ करता था कि ईट राइट कैंपेन, और स्कूल्स के लिए स्पेशल कैंपेन्स हैं कि स्कूल्स में अल्ट्रा प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड फूड मिले ही ना वो कैंपसेस में, और उनके लिए जो मिले अच्छे फूड्स मिले जो उनके न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। इस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, और ये नहीं देखना चाहिए व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट डन फॉर अस, मतलब सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। दिल्ली एनसीआर में मैं मान सकती हूँ कि आप कह रहे हैं कि शेयर्ड है, कंज्यूमर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बट हम बात करें बीट आय की, हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, जहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उन तक ये अवेयरनेस कैसे पहुँचे, उन तक राइट फूड कैसे पहुँचे? स्कूल्स एक अच्छा सा माध्यम है, ताकि एट ए यंग एज पीपल विल नो व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में फूड प्रोसेस में लगे हुए हैं दी विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जो ट्रेडिशनल फूड्स बना के बेचते हैं, जैसे ठेलों में जो पूड़ी बनाते हैं या जो भी करते हैं, उनको हाइजीन और न्यूट्रिशन के बारे में दैट विल बी, बिकॉज अगर वो एक चेंज एजेंट हो जाए, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चेंज एजेंट हो जाए, तो it will have a very very important ripple effect on the health of this entire nation. सर, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, क्या उनकी जो लेबलिंग है वो कुछ इजी बनाई जा सकती है कि लोग बिना पढ़े भी समझ जाएं कि उनके लिए ठीक है या नहीं है, ऐसा कुछ है? तो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने भी इसको यूज़ किया है, एंड इंडिया भी इस पे बहुत सारा काम कर रहा है। तो अभी एक इंडियन न्यूट्रिशनल रेटिंग सिस्टम बनाया है और इसको पब्लिक डोमेन में डाला है, एवरीबडी टू कमेंट अपॉन। Sooner or later, an expert committee is set up, which is coming with a decision to how to implement this entire Indian nutritional rating system, which starts with half a star and goes up till 5 star. सर, ग्राउंड लेवल पर एफएसएसआई क्या स्टेप उठा रही है फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए? सो ग्राउंड लेवल पे मैडम दो चीज़ हो रहे हैं। एक तो उनका सर्वेलेंस होता है, तो सर्वेलेंस में वो सैंपल निकालते हैं, उसकी जांच कराते हैं गेजिट नोटिफाइड लैब से, और वो रिजल्ट्स देखते हैं, और जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स होंगे, यानी कि जब वो सर्वे करते हैं वो प्रोडक्शन सेंटर्स में और कंजम्पशन सेंटर्स में, जहाँ वो उसकी उत्पादन होती है या जहाँ बनता है और जहाँ खपत होता है, दोनों जगह से लेते हैं। एंड नॉर्मली they do it in about 150 districts which are consumption centers, 50 districts which are production centers, and the e-commerce and the big metros. तो इन सब से सैंपल्स लिया जाता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर और एफएसओस खरीदते हैं सैंपल, और उस सैंपल को डिजिग्नेटेड लैब भेजा जाता है, टेस्ट किया जाता है, और उसका सर्वे बनाया जाता है। रिजल्ट आता है, उसको कंपाइल करके देन हॉटस्पॉट्स जनरेट किया जाता है कि भाई कौन सा पदार्थ किस जगह में खराबी पाई गई, और वहाँ पे अवेयरनेस लाके, बिकॉज सर्वेलेंस इज़, आप जाके वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते, और वहाँ पे आप एक बार उसकी अवेयरनेस लाएंगे कि ये हॉटस्पॉट है, यहाँ पे ये वाला पदार्थ खराब बिक रहा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड स्पाइसेस, यानी कि जो पिसे हुए मसाले हैं, तो पिसे हुए मसाले खुले में बेचना मना है। आप पिसे हुए मसाले को खुले में बेच ही नहीं सकते, लेकिन आम तौर पे पाया जाता है कि खुले हुए मसाले ढेर लगा के लोग बेचते हैं। तो ऐसे जहाँ पे हॉटस्पॉट पाया गया तो वहाँ पे कार्रवाई होती है, उनको पहले बोला जाता है कि भाई इसको बेचना नहीं है। दैट विल रिजल्ट इन अ कैंपेन दैट एंड फियर अमॉन्ग द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हु आर ट्राइंग टू सेल आइदर आउट ऑफ इग्नोरेंस और विलफुली दे आर डूइंग। दूसरी बात ये कि ये जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, वो अपना रेगुलर सैंपल्स उठाते हैं, सैंपल्स उठा के लैब में देते हैं, और जहाँ जहाँ ये नॉन कंप्लायंट होते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, दिल्ली एनसीआर में तकरीबन कितने फूड टेस्ट लैब होंगे? वैसे नंबर तो मुझे डायरेक्टली याद नहीं है, एफएसएसआई के साइट पे आपको क्लियरली मिलेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा होगा 40-45।
इतने लैब सफिशिएंट है? कुछ 4-5 साल पहले FSSAI ने एक मेटा डाटा रिलीज़ किया था, एक रिपोर्ट रिलीज़ किया था, किधर लैबोरेटरीज है और वहाँ पे कितने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वहाँ कितने रिक्वायरमेंट चाहिए। आपको और आपके श्रोताओं को और एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है जो कोई भी आइटम बनाता है, प्रति 6 माह यानी कि साल में 2 बारी वो सारे प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करके वो रिटर्न्स फाइल करता है FSSAI। ओके। तो इसके अलावा एनफोर्समेंट सैंपल्स हैं, इसके अलावा सर्वेलेंस सैंपल्स हैं। तो सैंपल्स इतने सारे हैं, लेकिन क्योंकि कंप्लायंस का जो स्टेटस है आज के दिन, द नंबर ऑफ सैंपल्स, अगर जितने FBOs हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो तो लाइसेंसधारी हैं, वो सब पता है हमको। तो उसके हिसाब से जितने सैंपल टेस्ट होने हैं उतने नहीं हो रहे हैं। तो उस टाइम पे वो मेटा डाटा वाज क्लेमिंग अबाउट 25-30%। आज अगर हम ये सोच के चले पॉजिटिवली कि भाई कंप्लायंस बढ़ भी गया है, 35-40% का कंप्लायंस है, यानी कि और 60% कंप्लायंस ही नहीं है। अगर पूरा कंप्लायंस होता तो लैब्स बहुत कम हैं। आज के दिन लैब्स आर नॉट गेटिंग इनफ सैंपल्स बिकॉज कंप्लायंस इज नॉट 100%। सर ये भी होता है कि जो सैंपल के लिए जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो टेस्टिंग के लिए आ रहा है, वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो और जो मार्केट में है वो डिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है जब टेस्टिंग में जा रहा हो तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी चली गई, बाकी तो रेस्ट क्वालिटी नॉर्मल है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि थियरेटिकली पॉसिबिलिटी तो है मैडम। अब मैं बोलूँ नहीं है तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि सैंपल के लड्डू जो खिलाते हैं वो तो बहुत बढ़िया होते हैं। वो बहुत बढ़िया हो सकते तो हैं। एनी फूड बिजनेस ऑपरेटर डजंट वांट ए फेल्ड सर्टिफिकेट, तो वो सबसे अव्वल बैच बनाएगा जो टेस्टिंग के लिए दे रहा है। नंबर 2 ये है कि अगर वो गलत माल भी बना रहा है, इट इज़ अंडर सर्वेलेंस। लीगल सैंपल्स FSOs निकालते हैं, अगर वो उसमें पकड़ में आ गया उसकी तो दुकान बंद होगी। लेकिन बाद में खुल भी तो जाते हैं। डॉक्टर गणेश की दुकान आपने बंद कर दिया तो वो डॉक्टर रमेश के नाम पे वो दूसरा GST लेके वो शुरू कर लेगा। व्हाट इज़ द इफेक्ट दैट इट ब्रिंग्स अबाउट कि भाई वो जो करने के लिए उसको बंद किया है, 4 आदमी उसको नहीं कर रहे हैं, वो डर से नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। दैट इज़ द आउटकम दैट वी नीड टू लुक एट। सर आप कई सालों से फूड क्वालिटी में हैं, कभी कुछ ऐसा केस आपके सामने आया कि आपकी अथॉरिटी से आपको प्रेशर हो कि इसको ओके करना है इस सैंपल को? पिछले 20 साल में मैं ही अथॉरिटी था, कोई मुझे बोले वो नौबत तो आई नहीं। इंडस्ट्री में 2005 से पहला लैब लगाए थे, एक छोटा सा गांव था ऊंजा, अहमदाबाद से 120 किलोमीटर। वो आज एशिया का सबसे लार्जेस्ट क्यूमिन ट्रेडिंग मंडी है। तो आपको वो 5 स्टार मंडी है, आप जाके गूगल में भी डाल के देखना। उसके कैंटीन में इतना क्लीन कैंटीन है, मतलब सारे लोग वहाँ खाते हैं, 4 से 5 हज़ार लोग डेली खाते हैं 30 या 40 रुपए में। द फार्मर्स आर हैप्पी कमिंग देयर, द कमीशन एजेंट्स एंड ट्रेडर्स आर हैप्पी ट्रेडिंग देयर। In the last 20 years, I have seen such a dramatic change in that place. You can make money today if you want to, or you can continue to make money over the years if you have, because reliability, trust, reproducibility, right? These are something that मेरे जो सैंपल का जो टेस्ट रिपोर्ट मैंने दिया है वो बगल वाले लैब में ले जाओ, वो रिजल्ट रिपीट होगा नहीं होगा, वो रिजल्ट रिप्रोड्यूस होगा नहीं होगा, उसी दम पे हम लोग आज खड़े। कोई मल्टीनेशनल कंपनी सब इंडियन मार्केट में आती है तो क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं? कितना टफ है उन लोगों के लिए, कितना इजी है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को बेचना? कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी फूड बिजनेस ऑपरेटर यहाँ पे आना चाहता है तो काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं। प्रोडक्ट को लेके है, पहले तो उसके कंपनी को लेके है और जिस स्टेट में वो है उसको लेके है। देन अगर वो ट्रेड कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, राइट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल टू लेबर लॉज टू बहुत सारे कंप्लेंसेस हैं। फूड के लिए फूड पैकेजिंग टेस्टिंग, जो फूड कॉन्टैक्ट में होता है, जो मटेरियल जो फूड के कांटेक्ट में होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग और फूड टेस्टिंग, रॉ मटेरियल टेस्टिंग, फिनिश गुड टेस्टिंग, तो ये सारे टेस्टिंग, जैसे आप एक्सपायरी देखते हो तो एक्सपायरी कैसे डालते हैं, ये 6 महीने, ये 1 साल, ये 2 साल, तो उसके लिए शेल्फ लाइफ स्टडीज़ कराना पड़ता है वो फूड के लिए। जब वो शेल्फ लाइफ स्टडी
टेस्टिंग लैब्स करके देते हैं, नॉर्मल या एक्सेलरेटेड, उसके बेसिस पे वो लिख पाएंगे कि ये जो खाद्य पदार्थ है इसकी जो शेल्फ लाइफ होगी ये इतने समय के लिए, ये इसकी जो गुणवत्ता है बरकरार रहेगी। सर सबसे ज़्यादा किस फूड प्रोडक्ट में मिलावट होती है? मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन आज के दिन डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा है। और मसालों में? सो मसालों में आप अगर देखेंगे स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मसाले ऐसी चीज़ हैं जो लो वॉल्यूम है और हाई वैल्यू। तो आप देखेंगे कि आपके किचन में भी सबसे छोटे बर्तन में स्पाइसेस होंगे, लेकिन वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप छोटे अमाउंट ख़रीदते हैं, आपको लगता नहीं है कि वो कॉस्टली है। सर लास्ट में चलते चलते एक लाइन में आप बताइए कि कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट को खरीदने से पहले क्या क्या चेक करें? पहले तो फ्रेश फूड ही खाए और पैक्ड फूड से जितना हो सके दूर रहे। लेकिन जब मजबूरी होती है पैक्ड फूड्स खाना ही पड़ता है, तो उसमें ये तो देख ले कि उसकी एक्सपायरी, उसमें ट्रांस फैट फ्री हो। ट्रांस फैट ऐसा फैट है जो बहुत सारे कार्डियक डिजीज़ के ओरिजिनेट करता है, और उसमें शुगर कम हो, सॉल्ट कम हो, तो आपके लिए हानिकारक तो नहीं होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। आपका कोई भी सवाल हो खाद्य पदार्थ मिलावट को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।